Hello friends, now we are going to start with a very important topic, that is the delegation of authority. चलिए, इससे पहले भी मैं आपके साथ दो टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा. वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड सेकंड इज डिसेंट्रलाइजेशन. सुना हुआ है थोड़ा सा. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा, थोड़ा समझने में आसानी रहेगा. सेंट्रलाइजेशन के अंदर हम सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास. डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है? वही डिसीजन मेकिंग पावर जब वेरियस लेवल्स पे डिवाइड कर दी जाती है कि ये डिसीजन लोअर लेवल लेगा, ये डिसीजन मिडल लेवल लेगा, और जो एक्सेप्शनल नेचर के डिसीजंस हैं या क्रिटिकल नेचर के डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल लेगा. तो इस तरह का जब बाइफर्केशन हो जाता है कि किसके पास कौन सी पावर्स हैं डिसीजन लेने की, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन. ये दो बातें हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन में वो डिसीजन मेकिंग पावर डिवाइड हो जाती है किसके पास? एट वेरियस लेवल्स. अब मैं पहले डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए बेटा. डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप टॉप लेवल होता है, मिडल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है. मिडल लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग मैनेजर के हेड, ये सारे के सारे कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं? सर मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं. अब एक बात बताओ, क्या कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है या उस पर किसी भी पोस्ट पर है, वो सारे काम उस डिपार्टमेंट के एक इंडिविजुअल संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता. वो उसका काम क्या होता है कि उसका बेसिकली, जैसे मैं अगर बात करूं प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाता है कि मुझे अपनी टीम के अंदर कौन से मेंबर से कौन सा काम करवाना है. यही होता है. सपोज प्रोडक्शन हमारी वेरियस प्रोसेसेस के अंदर होती है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 4 प्रोसेस में हमारी प्रोडक्शन होती है. तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास ये पावर होती है कि वो पर्सन अपॉइंट करता है, प्रोसेस 1 कौन देखेगा, 2 कौन देखेगा, 3 कौन देखेगा, 4 कौन देखेगा, क्वालिटी चेक कौन करेगा कि सारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सही, सारे स्टेजेस पर सही से तैयार हो रहे नहीं हो रहे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी ठीक है, यानी फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का है या नहीं. ये सारी की सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन असाइन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर असाइन करेगा. अब क्यों प्रोडक्शन मैनेजर असाइन करेगा? सर उसके पास अथॉरिटी है, ऑब्वियसली. इसलिए परचेज मैनेजर पे अथॉरिटी है? नहीं है. किस पे है? प्रोडक्शन मैनेजर पे. तो प्रोडक्शन मैनेजर को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ सुपीरियर. क्या नाम दे दिया मैंने? सुपीरियर. और उसके अंदर जितने भी काम कर रहे हैं उसको मैंने क्या नाम दे दिया? सबऑर्डिनेट. समझ में आया? तो बेसिकली कैन आई से कि अथॉरिटी जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? सुपीरियर के पास होती हैं, और वो अपनी अथॉरिटी शेयर करता है किसके साथ? सबऑर्डिनेट के साथ. लाइक इन दिस केस प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि किसको कौन सा काम करना है. तो इट इज़ लाइक कि वो अपनी अथॉरिटी शेयर कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट के साथ. मतलब अथॉरिटी जब शेयर होती हैं तो वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ शेयर होती है. समझ में आया? नेक्स्ट है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जब आपने, प्रोडक्शन मैनेजर ने वो अथॉरिटी शेयर करी इंडिविजुअल्स के साथ, सपोज 4 पर्सन के साथ, ए बी सी डी, ये चारों कौन हो गए? सबऑर्डिनेट. तो ए बी सी डी की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उनको काम दिया गया है वो उस काम को बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करें. यस और नो? है या ना? दिस इज व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर. ये उनकी ड्यूटी है कि उस काम को बेस्ट पॉसिबल मैनर में करें. अब अथॉरिटी हमें समझ में आ गया. अथॉरिटी इज द राइट्स एंड पावर्स जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, और वो राइट्स एंड पावर्स वो शेयर करता है सबऑर्डिनेट के साथ, मतलब अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड. फिर जो जूनियर्स हैं, ए बी सी डी सबऑर्डिनेट, उनकी ड्यूटी बनती है टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक है? सिर्फ काम को कर देना इज नॉट सफिशिएंट. काम को कर देना सफिशिएंट नहीं है. देखो, ए बी सी डी को काम मिला है, ए बी सी डी अपने काम को करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम जब उनके रिस्पेक्टिव टास्क जो भी उनको दिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, दे विल रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर कि सर आपने जो भी हमें काम दिया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर हमें यहाँ प्रॉब्लम्स आई तो आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी ये वर्क्स जो थे इसके अंदर हमें कोई मतलब
प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाकर जो भी काम ABCD को दिया गया था, ये उनकी ड्यूटी है कि काम पूरा करें जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और काम पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करें प्रोडक्शन मैनेजर को कि हमारा काम पूरा हो चुका है, और नहीं हुआ तो उसके पीछे ये कारण है. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स द सुपीरियर. जो सबऑर्डिनेट की आंसरेबिलिटी क्रिएट हुई किसके लिए? सुपीरियर के लिए. उसको मैंने क्या नाम दिया? अकाउंटेबिलिटी. तो पूरा ये जो मैंने प्रोसेस बताया, यही है मेरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. 5 मिनट से पूरे मैं आपको एक कहानी जो सुना रहा था, ये इसीलिए सुना रहा था, ध्यान से सुनिए. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर अपनी अथॉरिटीज़ को शेयर करता है. किसके साथ? शेयर करता है सबऑर्डिनेट के साथ. और सबऑर्डिनेट्स की फिर ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करें, प्लस उसकी रिपोर्टिंग करें, आंसरेबल रहें. किसके लिए? सुपीरियर के लिए. तो इसके देखिए, पहले तो मेन डेफिनेशन ये है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद इसके 3 एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे होंगे. एक अथॉरिटी आ रहा है. अथॉरिटी मीन्स द राइट्स एंड पावर्स टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. ये एकदम वही है जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था. रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ये एक नया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं मेरे साथ. Accountability. It simply means answerability. Subordinate is answerable towards superior for the work performed by him. It is the obligation of subordinate to report about the completion of work. It ensures proper discharge of duty by the subordinate to superior. Flow upward. Obviously, कौन किसको रिपोर्ट करेगा? सुपीरियर रिपोर्ट करेगा सबऑर्डिनेट को, या सबऑर्डिनेट सुपीरियर को? सर सबऑर्डिनेट सुपीरियर को, इसलिए फ्लो अपवर्ड. वन शुड नॉट कंफ्यूज हिमसेल्फ विद द. अच्छा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ. तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया पूरा प्रोसेस क्या है. अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये देखिए, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्या होता है? ध्यान से देखिए. सी, जब प्रोडक्शन करना किसका काम है? प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन मैनेजर का है. वो उसके पास पूरे राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स अपॉइंट करता है. अब सपोज प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट मिला था 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का. उसने ABCD को काम दिया, ABCD को टास्क दिया, और हुआ ये कि बाय द एंड ऑफ द मंथ जो प्रोडक्शन टारगेट 1000 यूनिट्स का था वो अचीव नहीं हो पाया. वो अचीव हुआ सिर्फ 900 यूनिट्स का. 100 यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए. तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर को जाकर, सीनियर को जाकर अपनी ये कह सकता है कि सर मेरी गलती नहीं है, मेरे जूनियर्स गलत काम कर रहे थे? नहीं कह सकता. दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास ये पावर है कि वो अपनी अथॉरिटीज अपने जूनियर्स के साथ शेयर करे, उनसे काम करवाए. लेकिन वो जूनियर्स कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो प्रोडक्शन मैनेजर की आती है. कल दिन प्रोडक्शन मैनेजर इस बात का एक्सक्यूज लेकर छिप नहीं सकता कि काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसके जूनियर ने काम नहीं किया. इस बात का एक्सक्यूज प्रोडक्शन मैनेजर नहीं ले सकता. प्रोडक्शन मैनेजर की ये ड्यूटी बनती थी, वो टाइमली चेक करे, टाइम टू टाइम पर इंस्पेक्शन करे कि उसके जूनियर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और बाय द एंड ऑफ द डे अगर अचीवमेंट मिलती है तो उसका क्रेडिट, उसका फायदा भी प्रोडक्शन मैनेजर को मिलेगा, और टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो उसकी पेनल्टी भी प्रोडक्शन मैनेजर पे लगाई जाएगी. वो इस बात का एक्सक्यूज कदाचित नहीं ले सकता कि बिकॉज मेरे जूनियर्स काम नहीं कर रहे थे इसलिए मेरा हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया. ये कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इट इज अल्टीमेटली द सुपीरियर who will be responsible for the work performed by the subordinates. समझ में आई बात? तो पूरा का पूरा प्रोसेस समझना जरा. सुपीरियर अथॉरिटी शेयर करेगा किसके साथ? सबऑर्डिनेट के साथ. सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को बढ़िया करें और रिपोर्ट करें. रिपोर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो अकाउंटेबिलिटी. ये तो हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है कि सबऑर्डिनेट ने जो, सुपीरियर ने जो भी काम सबऑर्डिनेट से करवाया है वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सुपीरियर की बनती है. ही कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज
that the work has been performed by his or her juniors. वो इस बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकता. हाँ, अगर उसको ये लगता है कि उसके जूनियर सही से काम नहीं कर रहे, उनसे अथॉरिटी वापस ले, किसी और को करे, लेकिन काम उसको टाइमली पूरा करवाना है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. देखो जरा एक बार ये, Manager can't relax after sharing authorities on the ground the work has been performed by subordinates and therefore they are not responsible for it. This is principle of absoluteness of responsibility. It means authority can be delegated but responsibility cannot be delegated by the manager. Delegation doesn't mean that manager can escape, छुप सकता है, manager can escape from his responsibility of any mistake on the part of subordinate. ये very important paragraph है. बुक्स नहीं है तो नोट कर लो, बुक्स हैं तो important मार्क कर लो. The authority granted to subordinate can be taken back and redelegated. अगर आपको लग रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसे वापस लो और आप उसको redelegate कर सकते हो किसी दूसरे subordinate को. समझ में आया? अब मैंने ना एक पॉइंट यहाँ पर नीचे मेंशन किया है जानबूझ के, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वन शुड नॉट कंफ्यूज हिमसेल्फ और हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अब एक एग्जांपल से मैंने समझाया. एक्स गेट्स द ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डेलीगेट टू हिज सबऑर्डिनेट. एक्स को ऑर्डर मिला कस्टमर से और उसने डेलीगेट कर दिया सबऑर्डिनेट को. सबऑर्डिनेट कौन है? वाई. देन वाई इज आंसरेबल टू एक्स. वाई एक्स के लिए तो आंसरेबल है, बट एक्स विल रिमेन आंसरेबल फॉर कस्टमर. X can't take the excuse of performance of work by Y. X क्या ये कह सकता है जी काम तो मैंने नहीं किया, Y ने किया, उसको आप पकड़ो. कस्टमर कहेगा मैं काम आपको दिया था, आपकी गलती है. समझ में? कस्टमर कहेगा सुपीरियर को, X को, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. समझ में आया? और Y X के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज अकाउंटेबिलिटी पोर्शन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. X और Y के बीच का रिलेशनशिप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, और X और उसके सीनियर मतलब सुपीरियर और वो जिसके लिए आंसरेबल है वो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फिर एक मैंने डिफरेंस आपको दिया है यहाँ पर, इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. सारा पॉइंट वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. मेन अगर आप देखें नेचर, ये एक थोड़ा आपको दिख सकता है. जनरेट फ्रॉम पोजीशन, किसकी क्या पोजीशन है उतनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, और अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ मैं जाकर रिपोर्ट करूंगा, ये मेरी ऑब्लिगेशन. समझ में? चलिए इसके बाद अब मैं थोड़े से मेन पॉइंट्स को जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, ध्यान से देखिए. हम एक चीज़ कहते हैं कि इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वी मल्टीप्लाइड बाय 2. एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर, मैं देखता हूँ, ध्यान से देखिए. एक लाइन में आपको दिखाता हूं, छोड़िए, चलिए ये भी दिख रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये क्या, जरा ध्यान से समझना. अब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरा समझ चुके हो होपफुली. देखो हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में वी मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब देयर इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. यस और नो? बट इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी. अब ये क्या आ गया ड्रामा, है ना? सुनो, ए के पास पावर थी, उसने शेयर करी बी के साथ. बी ने उस काम को शेयर किया सी के साथ. ए के पास पावर थी, किसको शेयर करी? बी को. बी ने किसके साथ शेयर कर दिया? सी के साथ. ए और बी के बीच में डेलीगेशन है, बी और सी के बीच में डेलीगेशन है. बट अगर आप पूरी की पूरी पिक्चर देखते हो ए बी सी की, तो मैं इसको नाम दूंगा डिसेंट्रलाइजेशन. टॉप लेवल ने पावर दी मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ने पावर दी लोअर लेवल को. पूरा प्रोसेस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. आप देखो ए बी सी, या चलो ए बी सी से पक्का एक्स वाई जेड. एक्स ने काम दिया वाई को, वाई ने काम दिया जेड को. एक्स ने बोला ये काम हो जाना चाहिए वाई को, वाई ने बोला जेड को ये काम हो जाना चाहिए. एक्स वाई के बीच में क्या हुआ? डेलीगेशन. वाई जेड के बीच में क्या हुआ? डेलीगेशन. मतलब इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइंग बाय 2. बट अगर मैं पूरे प्रोसेस को देखूं कि इसने इसको डेलीगेट किया, इसको इसने डेलीगेट किया, जब डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पर हो जाता है, जब डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पे हो जाता है, तो उसी को मैं नाम देता हूं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन. इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी है, देख लो, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. समझ में आया? तो अगर आप इसको देखें यहां पर थोड़ा,
When manager shares some of his authorities with his immediate subordinate, it is known as delegation of authority. Its scope is limited to manager and his immediate subordinate. When we delegate authority, we multiply it by 2. बेशरम यहाँ पर है, जब से ढूंढ रहा था मैं इसे. That is superior and subordinate. Delegation, decentralization is the distribution of decision making power at various level of organization. So scope of decentralization is wider than delegation. When we multiply नहीं, ये ठीक कर लीजिए प्लीज अपनी बुक में भी. When we decentralize, we multiply it by many. In fact, delegation at multiple level leads to decentralization. समझ में आ गया? मैंने डेफिनेशन खुद बना के बड़ी अच्छी सी लिखे, देखिए जरा. इट रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट एट ऑल द लेवल. जब हर कोई एक दूसरे को डेलीगेट करेगा मल्टीपल लेवल पे, दैट इज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज ट्रांसफर्ड एट एवरी लेवल. इन दिस मैंने लिखा है बोथ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर्ड. अब ये क्या है जरा ध्यान से देखिए. एक्स ने काम वाई को दिया, वाई ने काम जेड को दिया. अब ध्यान से समझना, एक्स ने काम वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया. वाई के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स. भाई एक्स ने अगर काम वाई को दिया और वाई ने गलती कर दी तो कौन सुनेगा उसके लिए? एक्स. वाई ने काम दिया जेड को और जेड से गलती हो गई तो उसके काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाई. तो अथॉरिटी भी ट्रांसफर हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. भाई डेलीगेशन में तो बंदे ही 2 थे ना. अरे भाई समझो, 2 बंदे थे, ए और बी. ए ने काम बी को दिया, बी से गलती हो गई तो कौन मरा? ए. अच्छा काम हुआ तो वाहवाही किसकी हुई? ए की. 2 ही थे, मरना एक ही था उसमें. डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मल्टीपल लेवल पे हुआ. इससे गलती हुई तो ये रिस्पॉन्सिबल, इससे गलती हुई ये रिस्पॉन्सिबल. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके काम की 2 बंदों पे कहीं ना कहीं आकर पड़ी. तो इसीलिए लिखा है कि अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जबकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती. ये एक एग्जाम्पल है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी. क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा, इसको आंसर को आप कॉपी भी कर लें. Delegation of authority is necessary in every organization, but decentralization is not. Absolutely right point. कितनी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चाहिए. आप एक बात बताओ, आपने एक परचून की दुकान भी देखी होगी, क्या वहाँ पर ओनर सिंगल सारे काम खुद करता है? शटर भी खोलना, सफाई भी करना, माल भी लाना बेचना, सब कुछ करता है. कुछ तो काम, बैंक भी देखना, सब कुछ खुद करता है? ऐसा नहीं होता. कुछ तो काम किसी से करवाता होगा, कोई एक काम भी. अगर कोई एक काम भी आप किसी और से करवा रहे हो तो क्या है? आपने डेलीगेशन की. हर छोटे से छोटे बिजनेस में डेलीगेशन चाहिए. कोई इंडिविजुअल सारे काम खुद कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई असिस्टेंस चाहिए. बिजनेस के अंदर बिजनेस कांट एग्जिस्ट विदाउट द डेलीगेशन ऑफ वर्क, और इफ इट इज एग्जिस्टिंग द वर्क इज नॉट गेटिंग एफिशिएंट काम हो ही नहीं सकता. बट डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है, जो टॉप लेवल के बंदे हैं वो अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल के साथ शेयर करते हैं. या डेलीगेशन जब मल्टीपल लेवल पे होना शुरू हो जाता है, और वो मल्टीपल लेवल पे कब होगा? भाई छोटा सा इंस्टीट्यूट है, मैं हूँ और मेरा एक जूनियर है सिर्फ, तो क्या हुआ? डेलीगेशन. फिर थोड़ा हमारा साइज बड़ा हो गया तो मेरे जूनियर ने भी एक जूनियर रख लिया, तो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन. समझ में आई बात? तो डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन तब जरूरी होता है एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज. समझ में आया? डेलीगेशन इज एसेंशियल मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. विदाउट डेलीगेशन नो मैनेजर कैन सक्सेसफुली अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट. एज राइटली सेड बाय डेविड एलियन, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग. यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग. समझे? आई कैन डू एनीथिंग, बट मैं हर काम करने की कोशिश करूं, वो पॉसिबल नहीं है. इन ऑर्डर टू फोकस ऑन की एरियाज, इट बिकम्स एसेंशियल फॉर मैनेजर्स टू delegate. Decentralization is required when an organization expands and grows beyond the capacity of top level management. तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया. डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने डिफरेंस दिया है, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी जेब में रखता है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर शेयर नहीं की जाती, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रलाइजेशन. लेकिन यहाँ भी डेलीगेशन तो होगा.
डेलीगेशन हर जगह हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। किसने बोला भाई चाहिए? भाई डिसीजन मेकिंग, मेरा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रलाइजेशन है, सारे डिसीजन मैं लेता हूँ छोटे से बड़े, बट क्या मुझे अपने अंडर स्टाफ नहीं चाहिए? सारे काम मैं खुद ही करूँ, शटर भी आके सुबह झाड़ू पोछा भी हैं, अपलोड भी करूँ, खुद सोचो ना यार, हैं? तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन चाहिए, डेलीगेशन तो हर बिजनेस में चाहिए, बट सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो किसके पास हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अगर है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो ये आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल, डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर अप टू लोअर लेवल। टॉप लेवल पे रहता है सारा डिसीजन मेकिंग, यहाँ लोअर लेवल पे। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन कम है, क्यों? क्योंकि आपको हर बात के लिए सीनियर से पूछना पड़ेगा, बट डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा है क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं। सेंट्रलाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, बट एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है इम्पॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंपॉर्टेंस की। तो इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नया नहीं है। मोटिवेशन कैसे, अगर आप अपनी अथॉरिटीज़ अपने जूनियर के साथ शेयर करते हैं तो एक तरह का मोटिवेशन उसे मिलता है कि हाँ मेरी भी कुछ हैसियत इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एम्प्लॉयज़ को भी काम करने का तरीका, डेवलपमेंट होती है उनकी, वो भी नए नए तरीके सीख पाते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज्यूम करना सीख पाते हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, सारा बर्डन टॉप लेवल के ऊपर नहीं पड़ता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये कैसे होती हैं? देखिए, आपको एक सबसे बड़ा चीज़ जो फ़ायदा मिलती है कि अगर आप डेलीगेट करते हैं तो आपके जूनियर्स धीरे धीरे काम सीखते हैं, और कल दिन जब आपका बिजनेस साइज बड़ा होता है तो आपके पास एक रेडी वर्कफोर्स अवेलेबल होती है जो उस वर्कलोड को संभाल सके। ठीक है, और उसके बाद है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। ये होता क्या है, आज जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के अंदर मुझे याद है मैं सारे काम खुद करता था, उसके बाद एक जूनियर रखा, फिर और एक स्टाफ रखा, फिर और एक स्टाफ रखा। तो होता कि जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप डेलीगेशन करते चले जाते हैं और वो एक हिरार्की अपने आप क्रिएट हो जाती है, एक अपने आप पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको इसके पता होने चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से, अगर आप इसके अंदर देखें, एम्प्लॉयज़ के अंदर हम क्लियर कर देते हैं कि आपको किससे ऑर्डर लेना है, किसका ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मेन फंडामेंटल होता है जो प्रॉपर्ली उसमें फॉलो की जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, छोटे मोटे डिसीजंस उसे नहीं लेने होते, क्विक डिसीजन मेकिंग, छोटा मोटा डिसीजन है मिडिल लेवल लोअर लेवल अपने आप ले लेगी, टॉप लेवल तक बात नहीं आएगी, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी, ग्रोथ भी होगी क्योंकि टॉप लेवल की एरिया पे फोकस कर पाएगा, बेटर कंट्रोल होगा जिसकी वजह से। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, जब आप उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर आप जब अपने जूनियर्स को देते हैं तो उनको भी एहसास, मतलब वही वाला पॉइंट, एक अपनी औकात नज़र आती है कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो वैल्यू है, और वो भी एक मोटिवेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, जब आप धीरे 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 डेलीगेट करते हैं और वो एक दिन तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग से वो देखो कोई भी बंदे को डे वन ये तो नहीं कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दोगे, पहले छोटा काम देखते हो वो सही करता है या गलत भी कर रहा है उसे सिखाते हो, फिर वो और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो होता क्या एक दिन वो इंडिविजुअल परफेक्ट तैयार हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में एक अच्छा मैनेजर का रोल प्ले करने के लिए। तो ये मैंने आपको एक बार ऊपर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, मेन ये सब चीज़ें नहीं थी इंपॉर्टेंस, मेन था आपका डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, फटाफट रिवाइज करो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटीज विद द सबऑर्डिनेट। 3 पार्ट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में राइट्स एंड पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन। जितना बोलता हूँ इतना याद है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, 95 कम से कम, उसके ऊपर 100 तक भी लाओगे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो। वो बेटा फिर 5 नंबर तो आपको देखना पड़ता है ना, आप कितनी बार रिवीजन करते हो, वो उस पर भी बहुत मैटर करते हैं, उसके कितने क्वेश्चन इस बुक के आप सॉल्व करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। चलो सुनो अभी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। यहाँ आंसरेबिलिटी किसकी है? सबऑर्डिनेट की टुवर्ड्स द सुपीरियर। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेट सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट के काम का हवाला लेकर छिप नहीं सकता। समझ में आई बात? अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट के काम के लिए सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कहता है ये? मैं
प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन, जब ये डेलीगेशन मल्टीपल लेवल पे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से डेलीगेशन का एक्सटेंशन है। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है। सेंट्रलाइजेशन होता है सारा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के हाथ में है। क्या सेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन चाहिए? अरे बताया तो सही, हर जगह डेलीगेशन चाहिए। डेलीगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जब बात आती है इंपॉर्टेंस की, तो आप इंपॉर्टेंस में कुछ भी लिख सकते हो, कॉमन भी लिख सकते हो, किसी एक की भी याद करना हो दोनों में चल जाएगी, समझ में मत अलग अलग याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कर सकते हो ऐसा। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़, एफिशिएंसी मेंटेन होती है, इफेक्टिवनेस, फ्यूचर टैलेंट डेवलप होता है, एक क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव स्पिरिट जागती है। ये सब आपने ऊपर ऊपर से, कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छा होता है, बेटर कंट्रोल कर पाते हो, ये सारे आपने देखे इंपॉर्टेंस थे। तो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग। नाउ अब हम पार्ट करेंगे